अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ही होंगे, उम्मीद है मुझे बिल्कुल। और आप लोगों ने लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो भी आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, उसको याद भी कर लिया होगा, क्योंकि हमारा ये आज का जो टॉपिक है वो उसी को ही कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर के बारे में आइडिया होगा कि हमने क्या पढ़ा था तो आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप लोगों ने बेटे लास्ट टाइम जो है वो पढ़ा था रेडियो आइसोटॉप्स के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। इसके दो यूजेस हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे, ठीक है। हमने रेडियो आइसोटॉप्स के बारे में देखा था कि ये क्या होते हैं, उसके बाद हमने उनके यूजेस के बारे में देखा था कि यूजेस क्या होते हैं इसके, और दो यूजेस हमने इसके डिस्कस कर लिए थे ट्रेसर्स के तौर पर, और हमने इसके यूजेस जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे इन द मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक हो गया। जो दो यूजेस हमारे इसके रह गए थे विच वॉज कार्बन डेटिंग एंड यूजेस इन जियोलॉजी। जियोलॉजी में रेडियो आइसोटॉप्स के जो हैं वो क्या यूजेस हैं उनको हमने आज जो है वो डिस्कस करना है। इफ़ वी हैव टाइम एट द एंड ऑफ द लेक्चर तो हम इसके रिलेटेड जो है वो कार्बन डेटिंग से रिलेटेड जो हमारी एग्जांपल है 18.4 और जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 18.9 इसको भी हम करने की कोशिश करेंगे अगर हमारे पास टाइम बच जाता है। अदरवाइज़ ये जो है इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में या जो है जब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे फिर हम इन लेक्चर के साथ जो है इन एग्जाम्पल को न्यूमेरिकल को कंक्लूड कर देंगे। तो पहले जी हम देख लेते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या चीज़ है। मतलब कार्बन के लिहाज से यू आर फाइंडिंग द डेट, टाइम, वक्त जो है वह फाइंड करने की कोशिश करिए और कौन सी चीज़ का, इसको हमने जो है वो देखना है इस टॉपिक के अंदर कि कार्बन के थ्रू आप किस तरह से किसी चीज़ की डेट को जो है उसकी फॉर्मेशन की डेट को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो जो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया जो है वो हो जाएगा कि कार्बन डेटिंग के अंदर हम एक्चुअल में करते क्या हैं। कार्बन डेटिंग इज़ द प्रोसेस टू फाइंड द लाइफ। ठीक है, किसी भी जो है वो एक स्पेसिमन आपके पास मौजूद है, कोई डेड एनिमल है, प्लांट है, उसकी लाइफ को जो है कि वो कितने साल पहले जो है वो बना था, कितने साल पहले उसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसकी एज को फाइंड आउट करने के लिए कि इसको डेड हुए कितना अरसा जो है वो गुजर चुका है, उस पर्पज़ के लिए जिस प्रोसीजर को हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज द कार्बन डेटिंग। The life of dead animal, plant और ह्यूमन ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं हमारे। ठीक है, इसको आप जो है वो समराइज़ करके क्या कह सकते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हमारे होते हैं या जो डेड एनिमल्स क्या हैं, ये डेड जो मुर्दा हैं, मर चुके हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस is found by comparing the activity of carbon 14 in the live and dead specimen। मैं स्पेसिमेन का वर्ड इसलिए यूज़ करी हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट अगेन प्लांट, ह्यूमन एंड एनिमल्स, तो उनको कंबाइन करके मैंने जो है वो एक स्पेसिमेन कह दिया है। वैसे स्पेसिमेन जो है वो यूजुअली हम आप कह लें कि जो नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो हूँ ये जो एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस हैं उनके लिए जो है वो कर रही हूँ। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कार्बन डेटिंग। अब इसको जी हम रीड करते हैं दोबारा से और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट वी आर डूइंग इन दिस प्रोसीजर, वी आर फाइंडिंग द लाइफ। ठीक हो गया, क्या कर रहे हैं जी, हम लाइफ फाइंड कर रहे हैं। किस चीज़ की लाइफ फाइंड कर रहे हैं, एक डेड, मुर्दा, किसी मरी हुई चीज़ की। और वो मरी हुई चीज़ क्या है, इट कैन बी सम एनिमल, इट कैन बी सम प्लांट और इट कैन बी सम ह्यूमन, सम ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कार्बन के साथ जो है रिलेटेड होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक जो है वो कहते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो उसकी लाइफ को हम फाइंड करते हैं किस तरह से, बाय कंपेयरिंग, यू विल बी कंपेयरिंग। और किस चीज़ को कंपेयर कर रहे होंगे, कंपेयर आपको पता है कि हम दो चीज़ों को करते हैं, एक चीज़ तो कंपेयर नहीं होती, जाहिर है उसको किसी चीज़ के साथ ही कंपेयर करना है। तो आपने कंपेयर करना है किस चीज़ को, एज इट इज़ कार्बन डेटिंग, तो आप कार्बन को जो है वो कर रहे होंगे
कंपेयर। और कार्बन, कौन सी कार्बन? कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव कार्बन है हमारी, ठीक है, सिंपल कार्बन नहीं, कार्बन 14 जो कि हमारी रेडियो एक्टिव कार्बन है, उसकी एक्टिविटी को हम कंपेयर करते हैं लाइव और डेड स्पेसिमेन के अंदर। जिस तरह एक ट्री है, ठीक है, वो आपके पास एक लाइव ट्री है, उसके अंदर आप कार्बन की कंसंट्रेशन को देखेंगे कि कितनी है, और फिर आपके पास एक डेड जो चीज़ है, जो भी आपको चीज़ जो है वो मिली है ज़मीन के अंदर से कहीं से भी, तो उसमें जो है वो आप देखेंगे कि कार्बन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो उन दोनों की एक्टिविटीज़ को हम कंपेयर करेंगे और वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे द लाइफ ऑफ ए डेड एनिमल, प्लांट और ह्यूमन। और ये जो प्रोसेस होगा जिसमें आप दो कार्बन की एक्टिविटीज़ को कंपेयर करके जो है किसी स्पेसिमेन की लाइफ को फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज कार्बन डेटिंग। कार्बन की बेटा जो हाफ लाइफ है ना, ये हाफ लाइफ का सिंबल है ऑफ कार्बन, दैट इज इक्वल टू 1730 ईयर्स, ठीक है। तो इतने साल जो है वो हमारे पास कार्बन की जो है वो क्या है, हाफ लाइफ है। तो इतने ईयर्स के बाद आधी कार्बन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है इनटू द कंपोनेंट्स के अंदर इसके, ठीक है। ठीक हो गया बेटे। तो ये है जी हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ कार्बन। इतने ईयर्स के बाद कार्बन जो है वो अपने कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। इट वाज 5730 ईयर्स, ठीक है। आई हैड कन्फ्यूजन सो आई हैव कंफर्म। तो ये 5730 ईयर्स जो है हमारे पास कार्बन की हाफ लाइफ होती है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, मैं आपको एक पूरा प्रोसेस जो है वो बताती हूँ, उसके बाद हम इसको जो है वो एक डायग्राम के थ्रू भी जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो कार्बन मौजूद होती है, ठीक है। तो ये कार्बन जो है जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, या हम जो है जब कोई वेजिटेशन वाली चीज़ जो है वो खाते हैं या हम किसी एनिमल को खाते हैं, तो ये जो हमारे पास कार्बन जो कार्बन रेडियो एक्टिव कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है वो हमारी बॉडीज़ के अंदर जो है वो एंटर हो जाती है, ठीक है। और जब ये कोई प्लांट जो है या कोई एनिमल जो है वो डेड हो जाता है, फिर उसके बाद ये कार्बन की एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है और ये बॉडी के अंदर कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ करना स्टार्ट करती है। किस तरह से देखें, डेड में ही क्यों होती है, अब लाइव में क्यों नहीं होती। लाइव भी एनिमल जो है, लाइव भी प्लांट जो है वो भी तो कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहा है और डेड ने भी कार्बन को एब्जॉर्ब किया हुआ था। तो लाइव के अंदर क्यों ये एक्टिविटी चेंज नहीं होती, सिर्फ डेड में ही क्यों हो रही है। तो बेटा लाइफ के अंदर क्या होती है, रिप्लेनिश हो जाती है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है या जितनी कार्बन जो है उसके अंदर से रिलीज़ हो रही होती है, कन्वर्ट हो रही होती है इनटू द स्टेबल एलिमेंट्स के अंदर, उतनी ही जो है उसके अंदर बाहर वाली एटमॉस्फेयर से दोबारा से शामिल हो जाती है। लेकिन जो एक डेड स्पेसिमेन होता है उसके अंदर जो है सिर्फ डिक्रीज़ होती है कंसंट्रेशन, उसके अंदर रिप्लेनिश नहीं हो रही होती, दोबारा से उसके अंदर एंटर नहीं हो रही होती, ठीक हो गया। तो इसलिए जो है वो लाइव प्लांट्स के अंदर जो है वो कार्बन की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है और जो डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर कार्बन की कंसंट्रेशन जो है चूँकि रिप्लेनिश नहीं होती जब वो एक दफ़ा मर जाते हैं, क्योंकि जो है जब हम सांस लेते हैं तो उसके थ्रू जाती है, हम कोई फूड खाते हैं तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में ये एंटर होती है कार्बन 14। तो मरने के बाद ना तो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, ना हम कोई फूड खा रहे हैं जिसकी वजह से ये बॉडी जो के अंदर जो है वो कार्बन 14 एंटर हो सकती। तो दैट्स वाई डेड एनिमल्स के अंदर इसकी रिप्लेनिशमेंट नहीं होती है और ये कार्बन जो है वो अपने आप को जो है वो कन्वर्ट करती रहती है इनटू द स्टेबल एलिमेंट्स के अंदर। और इसकी हाफ लाइफ को कंपेयर करते हुए, इसकी एक्टिविटी को कंपेयर करते हुए आप किसी भी डेड स्पेसिमेन की लाइफ को जो है वो फाइंड आउट कर सकती हैं कि वो कितने साल का होगा। मैं जब छोटी होती थी तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि इसी तरह से सुनते हैं जी चैनल्स के ऊपर, ये चीज़ जी ये फॉसिल फ्यूल कहीं से मिला है, ये फॉसिल कहीं से मिला है, ये 4000 साल पुराना है, ये 10,000 साल पुराना है। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि इनको कैसे पता चल जाता है कि भाई ये 10,000 साल पुराना है या 5,000 साल पुराना है। तो by after reading this procedure, after reading this carbon dating, you will also be able, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से हमें जो है वो साइंटिस्ट जो होते हैं उन लोगों को किस तरह से पता चल जाता है कि इस स्पेसिमेन की एज जो है वो कितनी है, वो 4000 साल पुराना है, 10,000 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है या कितना पुराना है।
तो हम जी इस कार्बन डेटिंग के प्रोसेस को अब देखते हैं कि किस तरह से जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो टेक प्लेस कर रहा है। तो आप लोगों को बेटा मैंने जो है वो इस चैप्टर के स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर जो है वो बताया था कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो बैकग्राउंड रेडिएशंस होती हैं, एक तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारे इर्द गिर्द एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, रॉक सॉइल्स जो हैं उनके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं। दूसरा सोर्स हमारे पास क्या होता है, कॉस्मिक रेज का। वो रेडिएशन जो हमारे पास आउटर स्पेस से आती हैं उसको हम कॉस्मिक रेज का नाम देते हैं। और आउटर स्पेस से जो आने वाली रेडिएशंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो एटमॉस्फेयर में से जब पास होती हैं तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को जनरेट करती हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा होता है जी, हमारे पास इस साइड पर जी मैं बनाती हूँ ताकि हमें जो है वो एक ज़्यादा स्पेस मिल जाए। कॉस्मिक रेज पासिंग थ्रू एटमॉस्फेयर produces fast moving neutrons। ठीक है, रेडिएशन जब हमारी एटमॉस्फेयर में से पास कर रही होती हैं कॉस्मिक रेडिएशंस, तो ये न्यूट्रॉन्स को जो है वो जनरेट कर देती हैं। अब ये न्यूट्रॉन जब पैदा हो गया, ये न्यूट्रॉन क्या काम करता है, ये न्यूट्रॉन जो है ये हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है उसके साथ कंबाइन होता है और इस कम्बिनेशन के रिजल्टेंट में ये पैदा करता है रेडियो एक्टिव कार्बन 14। ठीक है, जो हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, वो एक जो है एब्जॉर्ब करता है किस चीज़ को, वो एब्जॉर्ब करता है एक न्यूट्रॉन को। ये न्यूट्रॉन जो इस प्रोसेस के रिजल्टेंट में पैदा हुए हैं, इन न्यूट्रॉन्स को जो है वो नाइट्रोजन के साथ जब ये जाकर बम्बार्ड करते हैं, न्यूट्रॉन जब इसको एब्जॉर्ब करता है तो इस प्रोसेस के रिजल्टेंट में रिलीज़ होती है कार्बन 14। तो इस प्रोसेस के बाद क्या होता है कि ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन है ये क्या काम करता है, न्यूट्रॉन कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म, क्या जनरेट करता है जी, ये कार्बन 14 विच इज़ रेडियो एक्टिव कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये रेडिएशन जो हैं ये हमारे पास आती हैं। ठीक है, अब क्या है जी, ये मेरे पास एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन जो है ये क्या काम कर रहा है, ये नाइट्रोजन है मेरे पास। ठीक है, ये नाइट्रोजन के एटम को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये जो मेरे पास ब्लैक छोटा सा होल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे न्यूट्रॉन को। ये न्यूट्रॉन जब आकर इस नाइट्रोजन एटम के साथ कोलाइड करता है तो इस रिएक्शन के रिजल्टेंट में हमारे पास जो है हाइड्रोजन बनती है और साथ में इसके रिजल्टेंट में हमारे पास बनती है कार्बन 14 विच इज़ रेडियो एक्टिव कार्बन। अब ये कार्बन 14 जो है ये क्या करती है, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है। ये कार्बन 14 जो है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है और इस कम्बिनेशन के रिजल्टेंट में जो है वो प्रोड्यूस कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहले प्रोसेस में क्या हुआ, कॉस्मिक रेज आई एटमॉस्फेयर में से गुजरी जिसके रिजल्टेंट में उन्होंने न्यूट्रॉन्स को जो है वो जनरेट कर दिया। अब इस न्यूट्रॉन ने क्या किया, इस न्यूट्रॉन ने नाइट्रोजन के साथ जो है वो कम्बिनेशन किया, इसके रिजल्टेंट में उसने कार्बन 14 जो है उसको जनरेट किया। अब ये कार्बन 14 जो है ये क्या काम करती है, तो रेडियो एक्टिव कार्बन 14 कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगी, दैट विल बी रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिप्रेजेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई मतलब टू और ये O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है तो वी नो दैट कि जितनी भी वेजिटेशन हमारे पास होती है, जो प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। तो प्लांट्स होते हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट के अंदर से जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो वो प्लांट्स और ट्रीज़ जो होते हैं दे बिकम रेडियो एक्टिव।
ठीक है, वो क्या बन जाते हैं, वो रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। या जो है, ठीक हो गया, तो ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो हमारे पास रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये जो रेडियो एक्टिव कार्बन हमारे पास होती है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी और रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाएगी। अब जो वेजिटेशन होती है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और ये रेडियो एक्टिव बन जाएगी, स्लाइटली रेडियो एक्टिव, नॉट टू मच। थोड़ी बहुत कंसनट्रेशन जो है जो कार्बन 14 की इसके अंदर आएगी उसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव बन जाएगी। अब ये देखें, ये कार्बन 14 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इस ग्रास के पास भी जा रही है और इन ट्रीज़ के पास भी जा रही है। और ये एक बफेलो जो है वो क्या करती है, वो जब इसको खाती है, इस ग्रास को, ठीक है, ट्रीज़ को या ग्रास को खाती है, तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन 14 जो है वो इसकी बॉडी के अंदर भी एंटर हो जाती है। तो ये साइकिल जो है वो इस तरह से चल रहा है। हम दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले कॉस्मिक रेडिएशन जो आउटर एटमॉस्फेयर से आ रही है वो न्यूट्रॉन के साथ स्ट्राइक कर एटमॉस्फेयर में से गुजर के न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करवाती हैं। ये न्यूट्रॉन्स जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, कार्बन 14 और हाइड्रोजन बनाते हैं। अब ये कार्बन 14 जो है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और ये जो वेजिटेशन है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। वेजिटेशन एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी स्लाइटली रेडियो एक्टिव बन जाएंगे, ये भी स्लाइटली रेडियो एक्टिव बन जाएगी। जब ये एनिमल्स जो हैं वो इसको खाएंगे तो दे विल ऑल्सो बिकम रेडियो एक्टिव। अब उसके बाद जब ये डेड हो जाएंगे, ठीक है, नाउ इफ़ दिस इज़ डेड, अब आम रूटीन में ये क्या कर रही है कि जितनी ये कंसनट्रेशन अपनी बॉडी में लेकर आती है तो वो कंसनट्रेशन इसकी बॉडी के अंदर से जो है वो निकल भी जाती है। लेकिन जब ये डेड हो जाएगी तो ये किसी फूड को नहीं खा रही है, ठीक है, कि दोबारा से वो रिप्लेनिशमेंट हो जाए। तो जितनी कार्बन इसके अंदर से जो है वो टूटती जा रही है वो बस डिकेइंग प्रोसेस अब इसके अंदर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और जो है जब ये डेड हो जाएगी तो इस डेड के जो है जो स्पेसिमेन हमारे पास होगा उसके अंदर हम कार्बन की एक्टिविटी को कंपेयर करेंगे और एक लाइफ जो प्लांट जो हमारे पास एनिमल है उसके अंदर हम कार्बन की कंसनट्रेशन को कंपेयर करेंगे। जितना उन दोनों के अंदर डिफरेंस होगा उसका मतलब होगा कि इतनी लाइफ जो है ये प्लांट जो है वो अपनी डेड फॉर्म में जो है वो गुजार चुका है। एंड नाउ वी कैन एस्टिमेट द लाइफ ऑफ ए डेड एनिमल या कोई प्लांट अगर आपको मिला है तो उसकी लाइफ को जो है वो कार्बन डेटिंग के प्रोसेस से इस तरह से जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बेटा हमें कोई जो है कोई रॉक वगैरह मिलती है तो उसकी हम लाइफ को किस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो हैं वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं हमारी रॉक्स वगैरह के अंदर, उनकी कंसनट्रेशन को कंपेयर करके जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उनकी लाइफ के बारे में। तो जिस तरह से जो है वो हम एग्जांपल ले लेते हैं जियोलॉजी के अंदर। जियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ द अर्थ, ज़मीन के नीचे क्रस्ट में अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज द जियोलॉजी, द स्टडी ऑफ अर्थ। तो जियोलॉजी के अंदर जो है वो इसका क्या यूज़ है? रेडियो आइसोटॉप्स are used to find the life of geological specimen। किस तरह से अक्सर रॉक्स जो होती हैं ना वो कंटेन करती हैं रेडियो एक्टिव पोटेशियम 40, ठीक है। रॉक्स जो होती हैं मोस्टली जो रॉक्स वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं? दे कंटेन रेडियो एक्टिव K40, K इज पोटेशियम। ये जो है ये क्या होती है? ये रेडियो एक्टिव जो है वो डिकेइंग के प्रोसेस के बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द आर्गोन 40 के अंदर, ठीक है। ये पोटेशियम 40 जो है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू आर्गोन 40 के अंदर। ये अनस्टेबल है और ये जो है हमारे पास ये स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल आर्गोन 40 के अंदर। अब आपने क्या करना है? आपने कंपेयर करनी है इन दोनों की कंसंट्रेशंस को, ठीक है। बाय कंपेयरिंग, प्रोसीजर हमारा क्या है? बाय कंपेयरिंग K40 एंड आर्गोन 40, इन दोनों की कंसंट्रेशंस को जो है वो हम कंपेयर करेंगे। लाइफ ऑफ स्पेसिमेन कैन बी एस्टिमेटेड। किस तरह से?
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई रॉक है, ठीक है, दिस इज़ अ रॉक, आपने इसके अंदर कंसनट्रेशन फाइंड की K40 की और आर्गॉन 40 की। लेट्स सपोज दे आर हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ इसके अंदर जो है, जो टोटल कंसनट्रेशन इन दोनों की इसके अंदर है, उसमें से हाफ पोर्शन जो है वो K40 का है और हाफ पोर्शन जो है वो इसके अंदर आर्गॉन 40 का है। इसका मतलब है आधे पोटेशियम के जो हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियाइड मौजूद थे, दे हैव कन्वर्टेड इनटू द आर्गॉन 40 स्टेबल न्यूक्लियाइड। पोटेशियम की जो हाफ लाइफ होती है दैट इज 2.4 इंटू 10⁸ ईयर्स, ठीक है, ये इसकी हाफ लाइफ होती है, मतलब इतने साल गुजारने के बाद ये इसके आधे जो हो न्यूक्लियाइड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द आर्गॉन 40 के अंदर, एक रॉक के अंदर। तो अगर जो है वो हाफ इतने होंगे तो इसका मतलब है दैट दिस पोटेशियम हैज़ पास्ड इट्स फर्स्ट हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ ये गुजार चुका है। तो इस वक्त इसकी जो स्पेसिमन की लाइफ होगी वो 2.4 इंटू 10⁸ ईयर्स होगी। इतने साल पुराना जो है ये हमारे पास जियोलॉजिकल स्पेसिमन होगा, ठीक है। तो ये जो मोइंजोदड़ो और ये यहाँ से जो खंडरात से जो चीज़ें निकलती हैं उनकी लाइफ के बारे में इसी तरीके से एस्टिमेशन जो है वो लगाई जाती है। उनके अंदर जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं जो प्रेजेंट होते हैं उनकी कंसनट्रेशन को कंपेयर किया जाता है। उस कंपैरिजन के रिजल्टेंट में हम ये बता सकते हैं कि कितनी लाइफ ये जो है ये गुजार चुका है, ये कितने साल पुराना जो है ये स्पेसिमन जो हमें मिला है वो है, ठीक है। तो इस तरह से कंपैरिजन से इफ़ दे आर हाफ ऑफ, दोनों की कंसंट्रेशन हाफ है तो आधे कन्वर्ट हो चुके हैं, तो एक हाफ लाइफ गुजर चुकी है, इसका मतलब है ये स्पेसिमन 2.4 इंटू 10⁸ ईयर्स जो है वो पुराना है। तो ये है जी हमारे पास रेडियो आइसोटॉप्स के यूजेस, ठीक है, कार्बन डेटिंग के अंदर, जिसमें हमने जो है वो कार्बन 14 के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो देखा कि एक डेड एनिमल, प्लांट या जो है ह्यूमन जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनकी लाइफ जो है वो क्या होगी। उसके बाद जियोलॉजी के अंदर जो हमारे पास जो है नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिस तरह से रॉक्स वगैरह हैं, कोई फोसल मिलता है, उसके अंदर जो है उसकी लाइफ जो है वो क्या है, कितने साल पहले वो बना था, वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एंड आर्गोन इन द रॉक, ठीक है। तो ये जो है वो दोनों हमारे पास प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए जो है वो आप एनिमल्स जो है ऑर्गेनिक और जो नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनकी लाइफ को एस्टिमेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह जो है हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा, वरना हम इन एग्जाम्पल को, न्यूमेरिकल को जो है वो स्टडी करते, तो इसको हम जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो रख लेते हैं। तो ये दोनों जो है ये एग्जाम्पल 18.4 और न्यूमेरिकल 18.9 ये दोनों जो है ये कार्बन डेटिंग से रिलेटेड हैं। एक एग्जाम्पल है और एक हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का। पिछले सारे न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे, इसको हम इंशाल्लाह जो है वो अपने अगले लेक्चर्स में जब हम एक्सरसाइज को कर रहे होंगे तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ख़ुद को भी जो है वो कोविड से बचाएं, अपने इर्द गिर्द को भी जो है वो बचाएं, बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें और जो है दुआएं जो है वो खुसूसी तौर पर करते रहें, अपने लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही जो कि जो है इस वायरस से सफ़र कर रही है। तो सी यू वेरी सून, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।